जब तुम नीतीश को, जो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ मुंह बीच का बात करते हैं, लगता है कि दुनिया में इंटेलिजेंट वही है, बाकी सब गधे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के उसी नेता को मंत्री बनाएंगे जो चमचा हो, जिसको कुछ नहीं आता हो, ताकि वो आगे नहीं बढ़े। एक गांव में 10 वोट सुशील मोदी नहीं दिला सकते। आज पार्टी के कदावर नेता बने, खाली हेलीकॉप्टर घुमाते रहते हैं। अरे भैया, आप ही नीतीश कुमार में चले जाए ना, कम से कम भाजपा तो बच जाती है। तब मुझे पता चला कि दुनिया क्या होती है। उसके पहले तो मैं गांव से बाहर ही नहीं निकला था। तो हम तो आए थे कि बिहार के लिए कुछ करना है, बिहार के युवाओं के लिए करना है, लेकिन यहाँ इतनी साजिश की राजनीति हुई। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त हम जो हैं सासाराम विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। गुड मॉर्निंग नेताजी का शो है ये, और सीधे तौर पे हम जो है नेताजी के घर पे पहुंच चुके हैं। एक ज़माने में और कभी जो है मोदी जी को घर घर पहुंचाने वाले नेता हमारे साथ मौजूद हैं। रामेश्वर चौरसिया जी मौजूद हैं, उनसे जो हम बातचीत करेंगे और सीधे जो है विश्वास दिलाते हैं आपको, नॉन पॉलिटिकल पूरी बातचीत होगी। कैसे क्या करते हैं, कार्यकर्ता स्तर से आप शुरुआत किए थे, एक समर्पित कार्यकर्ता रहे, उस समय आपकी क्या दिनचर्या होती थी? देखिए, मैं एक छोटे से गांव से, जबरा से, गांव के स्कूल में पढ़ करके नोखा से मैट्रिक करने के बाद मैं साइंस कॉलेज पहुंचा। मुझे राजनीति में कोई लगाव नहीं था, क्योंकि मैं गरीब घर का था। मेरे माता पिता अनपढ़ थे, किसान थे। तो जब मैं पटना पहुंचा साइंस कॉलेज, चूँकि मैं इधर का टॉपर था, तब मुझे पता चला कि दुनिया क्या होती है। उसके पहले तो मैं गांव से बाहर ही नहीं निकला था। मैं सासाराम भी नहीं आया था, आपको बता दूं। तो वहाँ जाने के बाद काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि हम लोग हिंदी बैकग्राउंड से थे, सारे पेपर इंग्लिश में होते थे। तो वहाँ थोड़ा ABVP के टच में आया, लोग प्रचार करने आते थे, तो एक्टिविटी बढ़ी। लेकिन जब मैं JNU में गया तो वहाँ पर ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट हुआ, कुछ लोग मिल गए तो ABVP का काम करने लगे। लेकिन संघ के बड़े कदावर नेता थे जो भाजपा का देखते थे, माननीय भाऊराव देवरस जी। हमारे एक मित्र थे जो वहीं RSS ऑफिस में रहते थे। उन्होंने प्रेरित किया कि उनको मालूम है कि मैं एक OBC का लड़का हूँ, 88 की बात मैं बोल रहा हूँ, और मैं कभी मिला नहीं था, लेकिन उनकी नॉलेज का दाद देता हूँ। बोले कि वो रामेश्वर चौरसिया है, OBC नेता है, वो या तो IAS बन जाएगा या विदेश चला जाएगा, क्योंकि टॉप पर पढ़ने में तेज है, कभी सेकंड नहीं आया वो। तो मुझे लगा कि भाई कौन आदमी है, मैं तो कभी मिला नहीं। लेकिन अचानक जब 89 में OBC कमीशन लागू हुआ, तब मुझे लगा कि ये आदमी तो हमें 88 में बोले थे। तो उनसे मैं बहुत प्रभावित हो गया। लेकिन दुर्भाग्य बस उनका दुखद अंत हो गया 2 साल बाद ही। तो एक तरह से जो मुझे लाए थे वो अनाथ करके चले गए। फिर मुझे संघर्ष करना पड़ा। अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी, मलकानी जी, KL शर्मा जी, सबके कांटेक्ट में आया, सीधे सेंट्रल ऑफिस में काम करने लगा। और नड्डा जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वो चूँकि पटना से संबंध था हम लोगों का, तो बोले क्या JNU में PhD कीजिएगा, चलिए हमारे साथ काम कीजिए। तो मैं वहाँ ऑफिस में काम करने लगा। फिर BJP युवा मोर्चा में रहा, फिर ऑफिस सेक्रेटरी बना, उसके बाद सेक्रेटरी बना। फिर शिवराज जी जब अध्यक्ष बने युवा मोर्चा का, तो उस समय मैं MLA बन गया था 2000 में। फिर मैं उपाध्यक्ष बना, फिर बिहार में मंत्री बना, उपाध्यक्ष बना। इन सब संघर्ष करते हुए, क्योंकि हमारे लिए तो संघर्ष ही था, क्योंकि कोई ऊपर था नहीं, गॉडफादर था नहीं, क्योंकि गॉडफादर की ज़रूरत नहीं थी BJP में। पहले वो पार्टी को जैसे हम लोग खड़ा करते थे तो लगता था कि जितने यहाँ जैसे लोग आप देख रहे हो ना, हम लोग सबको जोड़ लेते थे युवा मोर्चा में, इसलिए कि पार्टी खड़ी कैसे होगी। उसके बाद करते करते फिर वेंकैया नायडू जी हमारे प्रभारी थे, उन्होंने बड़ा दबाव डाला कि नहीं तुम चुनाव लड़ लो, क्योंकि मैं MLA लड़ना नहीं चाहता था। मैं MP की कोशिश कर रहा था, और 96 में मेरा नाम भी चला गया था, लेकिन साजिश बस वो टिकट दे दिया गया JDU को। अब बड़ा मुझे भी ताजुब हुआ, मैंने मांगा नहीं, फिर भी मेरा नाम गया था, कि भारतीय जनता पार्टी को उस समय 44 सीट्स थी बिहार झारखंड में MLA की, और नीतीश कुमार को मात्र 4 थी। लेकिन ये साजिश उसी समय से कमज़ोर करने की प्रदेश नेताओं की चल रही थी। उस समय भी यही नेता थे जो डिप्टी हैं। इन लोगों ने 4 सीट वाले को 22 लोकसभा का सीट दे दिया, और 44 सीट वाला 32 पर लड़ा। कहीं से आपको ये
कॉम्बिनेशन समझ में आता है, रेशियो नहीं समझ में आता। और तब से दबाव की राजनीति करते करते नीतीश कुमार ने भाजपा को ऐसा कमज़ोर कर दिया कि जो पार्टी सत्ता में अकेले आने वाली थी, हमने 96 में भी विरोध किया था इनके। हाँ, हमसे चिढ़े इसलिए रहते हैं कि उस समझौते का भी मैंने विरोध किया था, क्योंकि 95 में मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे थे तो मात्र इनको 4 सीटें आई थी, 7 आई, 3 भाग गए तो 4 बचे थे। क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर ये जंगल राज और लालू के अपहरण भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई पार्टी खड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। ऐसा मेरा संघर्ष चलता रहा। फिर मैं बहुत सारे प्रदेशों के प्रभारी बना, अभी भी मैं यूपी का सह प्रभारी था जब तक लोजपा में नहीं आया। दिल्ली का प्रभारी रहा, भाजपा से युवा मोर्चा में तो पूरे देश का प्रभारी रहा मैं जगह जगह पे। तो इस तरह अपना संघर्ष बढ़ता रहा। और साधारण फैमिली से थे हमें, लेकिन हमें एक जुनून था कि देश के लिए कुछ करना है, राष्ट्र के लिए कुछ करना है। तो हम तो आए थे कि बिहार के लिए कुछ करना है, बिहार के युवाओं के लिए करना है। लेकिन यहाँ इतनी साजिश की राजनीति हुई, 4 बार जीतने के बाद भी हमारे जो डिप्टी हैं सरकार में, वो नीतीश कुमार जी कहे कि कान पकड़ के खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे, भाजपा से मतलब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के उसी नेता को मंत्री बनाएंगे, हाँ, जो चमचा हो, जिसको कुछ नहीं आता हो, ताकि वो आगे नहीं बढ़ पाए। और ख़ासकर जो ओबीसी समाज है, वैसे ईबीसी जिसको बोलते हैं, जो कर्पूरी ठाकुर का जो कुनवा है ना, उसको तो न लालू यादव देखना चाहते हैं, न नीतीश कुमार, न सुशील मोदी। उनको तो हाशिए पर कर, कर्पूरी जी के डेथ के बाद उन लोगों को हाशिए पर रखा। क्योंकि आप बताइए, उसका कोई भी नेता ये लोग प्रोजेक्ट करने के आगे आने दिया हो? ओबीसी नहीं है, न लालू, ओबीसी लालू जी हैं और नीतीश जी, ईबीसी नहीं है। ईबीसी की राजनीति, जमात की राजनीति जो पचपनिया बोलते हैं, वो कोई किया था तो कर्पूरी ठाकुर किए थे। लेकिन उस जमात की राजनीति को छोड़ करके ये जात की राजनीति पर दोनों आ गए। और लालू के समय तो अपहरण भ्रष्टाचार था, दुनिया में सब लोग जानते थे था। वो तो उसका नाम भी सुन करके आज भी दहशत है कि कोई टाउन का आदमी वोट नहीं देगा। अपहरण हो जाता था बच्चों का दिन दहाड़े, हर दुकानदार देता था रंगदारी, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये जब आए तो बड़ी उम्मीद थी, 5 साल हमारे साथ तो अच्छा काम हुआ। लेकिन उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। ये हो आगे तो जात में तोड़ने, दलित को महादलित कर लो, हाँ, 100 रुपया का ट्रांजिस्टर दिल्ली से खरीद लो, चांदनी चौक से 500 सरकारी बिल बना के उनको बांट दो। अब बताओ, 100 रुपये का ट्रांजिस्टर से महादलित का विकास हो जाएगा? तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस सरकार के पास विकास का। अब बताइए, इस सरकार को पूछिए कि शिक्षा की नीति आपकी कोई है क्या? स्वास्थ्य की नीति कोई है क्या? टाउन प्लानिंग की नीति कोई है क्या? कुछ नहीं है सरकार। तो इसके विरोध में मैं सरकार में भी रह के बोलता था कि आप दारू गांव-गांव खोल रहे हैं, इसके लिए तो सरकार में नहीं आए थे। तो आज जो डिप्टी हो बोलते थे, नहीं चौरसिया जी, लोग जहरीला दारू पी लेते हैं गांव में। हम बोले तो गांव में दूध के बदले असली दारू पिलाने के लिए आपने प्रबंध कर दिया, क्योंकि आपने तो अपने घोषणा पत्र में नहीं रखा था और आपको अंदाज़ा नहीं है कि उसका अंजाम क्या होगा। हर मजदूर आएगा, महिलाओं को मारेगा, हर घर घर में दारू मिलेगा, वो 12 बजे भी आएगा, दारू पिएगा। कम से कम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर तो नहीं आएगा रात को, ब्लॉक पर तो नहीं आएगा। तो इस तरह की कोई नीति नहीं है, कुछ भी कर दिया वोट के लिए। तो बिहार में जो वोट की राजनीति चलती है उसी को ख़त्म करने हम आए। और बाद में मुझे लगा कि भाजपा ऐसे सरेंडर कर गई है कि बताइए, 2 परंपरागत सीट जो सासाराम और नोखा था, वो सरेंडर कर दिया तो हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं पचा। और मैं तो टिकट लेके भी लौटा दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पे। लेकिन यहाँ इतना प्रेशर पड़ा जनता का, कार्यकर्ता के, कि हम लोग तो अनाथ हो गए जिला में, हम लोग वोट किसको देंगे? क्योंकि 2 सीटें जो मिला भी है जिले का, एक आरजेडी से व्यक्ति आया है, दूसरा जेडीयू से ही आया है, तो भाजपा का तो कोई है नहीं। और इसीलिए भाजपा का पूरा कुनवा आहत है, जनता आहत है कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को वोट दें। जो भी कैंडिडेट हैं उनकी कोई रेपुटेशन नहीं है, 40 साल से यही अदला बदली हो रहा है। और दुख इस बात का है कि मैंने टिकट इस बार, मुझे कहा भी गया था, पिछली बार भी कहा था कि आप सासाराम से लड़िए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, विकास की बात हो जाएगी, जात पात तो छोड़िए, मैं करता ही नहीं हूँ। तो मैंने कहा था ठीक है हम लड़ लेंगे। तो हमारे डिप्टी की साजिश करते हैं, बोला ओ ये सासाराम से लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, इसीलिए नोखा में भी इमेज अच्छी थी, सर्वे में जीत जाएंगे, तो इस सीट ही नीतीश कुमार को दे दो। अरे भैया, आप ही नीतीश कुमार में चले जाए ना, कम से कम भाजपा तो बच जाती। नीतीश कुमार, 3 लोग जो भाजपा की चमचागिरी करते हैं नीतीश कुमार की, हम तो कहते हैं भाई बीजेपी के है ही नहीं। बीजेपी जब यहाँ गठबंधन हुआ, आपको मालूम है, उसके बाद बीजेपी 8 सीट जीती थी मात्र कर्नाटक में, 8 विधानसभा की, अटल जी की सरकार थी।
अटल जी बनाना चाहते थे मुख्यमंत्री, जो आज देवगौड़ा जी बड़े सीनियर नेता यहाँ कैबिनेट में, बोले कि नहीं, जब तक मैं पार्टी को पावर में नहीं लाऊंगा तब तक बनूंगा नहीं। 8 से हम सत्ता में आए और यहाँ उस समय 44 थे, ये सत्ता में नहीं आने दिए। और आज भी तो जब हमने बोला जब पालकी ही ढोनी है तो अच्छे लोगों की ढो यार, है। जब आपको अपने पार्टी को नहीं बचाना है तब मैंने डिसाइड किया कि जब पालकी ही ढोनी है तो रामविलास जी की पालकी ढो, चिराग की ढो। जब तुम नीतीश को, जो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ मुंह बिचका बात करते हैं, लगता है कि दुनिया में इंटेलिजेंट वही है, बाकी सब गधे हैं, जिस तरह का उनका अकड़ है, और जिस तरह के अहंकार है, तो जनता आपको बता रही, इस बार माफ़ नहीं करने चाहिए। आप घूम करके देख लेना, नीतीश कुमार का वोट नहीं है। एक जाति को छोड़ करके उनको कोई वोट दे, वो भी जाति खुश नहीं है, बर्बाद करके रख दिया इन्होंने बिहार को। तो हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग का एजेंडा है। आखिर बिहार का लड़का कब तक बाहर जाता रहेगा? आप जानते हैं बिहार के लड़का जब बाहर जाता है, बिहारी के लड़के बड़ी तेज होते हैं, IAS में भरे हुए हैं, हाँ। तो ये जब बाहर जाते हैं तो कोई लड़का कोचिंग करने बाहर जा रहा है तो बिहार का पैसा बाहर जा रहा है। दारू नीतीश कुमार बिकवा रहे हैं, और दारू बेचने वाला कौन है? दारू बंद की है लेकिन ब्लैक मार्केटिंग पर पूरा कब्जा कर लिए। दारू बेचने वाला पहला कौन पकड़ाया इनका? नालंदा का इनका जिला अध्यक्ष। तो ये पता चल गया कि दारू सब JDU वाले बेचवा रहे हैं और पैसे इनके पॉकेट में जा रहे हैं, और सरकारी को चूना लग रहा है, सरकारी खजाने का पैसे लूटा जा रहा है, 20,000 करोड़ रुपया। टीचर को पेमेंट नहीं मिल रहा है, अधिकारियों के पेमेंट नहीं मिल रहा है। टीचर को पेमेंट देने के नाम पर आप तमाशा कर रहे हैं। टीचर को पैसा नहीं, अमेरिका में सबसे ज़्यादा टीचर को पेमेंट मिलता है, यहाँ क्यों नहीं मिलेगा? तो कैसे टीचर पढ़ाएगा? हम भी तो गाँव से पढ़े हुए हैं, उस समय तो मिट्टी का था और खपरेल था, फिर भी उस समय टीचर थे, अपने बच्चों की तरह पढ़ा करके हम लोगों को भेजा। मेरे माता पिता तो पढ़े नहीं थे, तो टीचर नहीं होता तो मैं कहाँ से पढ़ता? और आज ट्यूशन पढ़ के बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, गरीब मजदूर भी। मैं ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को, उससे खर्चा निकाल के मैं दिल्ली पहुंचा। तो इस तरह की स्थिति जो बनाई है, क्यों नहीं यहाँ अच्छा कोचिंग का हब था पटना, कोटा कैसे चला गया? आप कहते हैं बच्चे चांद पर भी, जुमला तो बड़ा बोलते हैं, चांद पर भी नौकरी की लाइन लगे तो बिहारी पहले होगा। हम बोले नहीं, चांद पर भी वोट की लाइन होगा ना तो जात पात करने पहले यही जाएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये डाइजेस्ट नहीं होती, तो हमने तय किया कि करके कुछ युवाओं के लिए करें। IT हब पटना में क्यों नहीं होना चाहिए? सासाराम क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें, स्वास्थ्य का क्या हाल है यहाँ, शिक्षा का क्या हाल है, मंत्री कौन है? एजुकेशन मिनिस्ट्री से मैं आपको दावे करता हूँ, जाके लिखवा लीजिए, एजुकेशन का स्पेलिंग लिखने आता हो तो, एजुकेशन में क्या करना चाहिए उसको कुछ पता हो तो जाके बात कर लीजिए। तो ऐसे ऐसे डम्मी को ये मंत्री बनाएंगे और सोचेंगे बिहार का विकास हो गया। जनता को बिल्कुल बेवकूफ़ समझते हैं ये। अब आइए सासाराम की बात। आपको मालूम है ना, सासाराम ऐतिहासिक जगह है, ये शेरशाह की नगरी है, और शेरशाह की नगरी का क्या स्थिति है आप घूम करके देख लेना। आप चले जाइए नोखा, राजपुर और नासरीगंज, ये मेरा बेल्ट रहा है। नोखा में मैंने आज 20 साल पहले 3 इंच PCC रोड बनाया था, उस पर PWD सड़क बनी तो डंपर ट्रक खूब चले, एक गिट्टी नहीं निकला मिलेगा आपको आज। यहाँ रोज रोड बनता है, रोज भ्रष्टाचार की भेंट। PCC तो 6 महीने में टूटता है, अलकतरा तो 3 महीने में साफ पानी गया क्या। तो क्या विकास है, पैसे की लूट हो रही है। और सासाराम की क्यों नहीं टाउन प्लानिंग होनी चाहिए? 6 साल में, 5-6 साल में शेरशाह ने पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया था, आपको मालूम है। इनको 15 साल में सासाराम नहीं दिखा, हिंदुस्तान इनको तो सासाराम नहीं दिखा, ये बात बड़ी बड़ी करते हैं। तो हमारा था कि सासाराम का विकास हो। अब यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिलता पीने को, आप सोच सकते हो, नल में पानी नहीं आता। आप जाओगे सासाराम घूमोगे तो देखोगे कि लोग वो तसला, बर्तन, बाल्टी सब रख के लाइन लगाए हैं। बारी आएगी, पानी आएगा कभी, तो बारी आएगी तो भर जाएगा, नहीं तो नहीं। कैसे लोग जिंदा रहेगा? और सासाराम जैसे ऐतिहासिक शहर में तो मैंने कहा कि देखो, आने के बाद मैं 1 साल के अंदर तुम्हारे घरों में पानी आएगा, टोटी से आएगा, समर से एक चप्पाकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं है। पैसे आते हैं लौट जाते हैं। आपको मालूम है ना, बिहार के पैसे खर्च ही नहीं होते। खर्च कैसे करेंगे? लूटने का भी एक हद होता है ना, लूट की भी। कितना लूटोगे? तो जब नहीं लूटोगे, सारे लोग तो कमीशन खोर नहीं है, सब नहीं देंगे, है? तुम सबको तो कमीशन खोर बनाना चाहते हो, सभी नहीं है, इसीलिए पैसे नहीं खर्च होते हैं। तो इसलिए मैं इस सब के लिए मैं सासाराम से लड़ रहा हूँ। दूसरा एक आपको बता दूँ, कोरोना काल में हमें तो मुखिया और ये पैक्स अध्यक्ष लोगों ने, प्रमुख लोगों ने बताया
कि आपको मालूम है कोरोना में कितना डिंग हाँकते थे, इसको दे दिया उसको दे दिया। 6800 दे रहे हैं 14 दिनों के लिए खाने पीने व्यवस्था के लिए। स्कूल में रखता था, वहाँ पंखा नहीं है, गर्मी में रहते थे, ठीक है। और हमारे एक मुखिया बताया कि सर प्रशासन ने बोला कि सिर्फ 100 रुपया डेली देंगे, उसी में तीनों टाइम आपको खिलाना है, चाय भी पिलाना है, बिस्किट भी देना है। चलो बेरोजगारी था, फिर भी वो लोग हो गया कि देहात का मामला है, हम कर लेंगे, अपना चावल है। अब उनके पैसे नहीं मिले आज तक, तो ये कहाँ गया? कहाँ? करीब 7000 की बात आप कर रहे थे, 6900 की, और 100 रुपया मतलब 1400 रुपया भी उस मुखिया को नहीं मिला, और आप कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। तो ये लूट की सरकार है, एक अपहरण की थी, ये भ्रष्टाचार की है, इसी के खिलाफ हम लोग की लड़ाई है। सर एक सीधा सवाल है, जब आप स्टूडेंट जीवन में थे, छात्र जीवन में थे, तब कौन सा चाय पीते थे सर जिसमें इतना उबाल था? मैं चाय नहीं पीता, आज भी नहीं पे, मैं तो चाय पीता ही नहीं था। हम लोग गांव के लोग कौन सा चाय पीता है? चाय तो पीते नहीं थे हम लोग। गए और पटना में भी नहीं पीते थे चाय। ये पता नहीं कैसे मुझे आदत पड़ गई। मैं तो दाढ़ी भी नहीं बनाता था, मेरा नाम ही पटना साइंस कॉलेज में प्रोफेसर लगती है, तो दाढ़ी, मुझे दाढ़ी से मेरे पुराने दोस्त जानते हैं, मैं कभी दाढ़ी नहीं बनाया। तो जब बीजेपी में आया तब लगता है मुझे मैं दाढ़ी बनाया, मुझे ध्यान भी नहीं है, क्योंकि मैं आईआईटी में पीएचडी करने गए तो मेरे गाइड चले गए विदेश। और आज भी फिर मैं चाय पीना शुरू किया, लेकिन बहुत कम पीता था। लेकिन माता जी का देहांत के बाद आपको मालूम है ना, 10 दिन दूध नहीं पिया जाता है, उसमें चाय की आदत छूट गई, तो मेरा पेट ठीक रहने लगा। हाँ, तो मैं सबको बोलता हूँ चाय दूध का मत पियो, पीना है तो ग्रीन टी पियो या लाल चाय पियो। आप जाइएगा शाम में तो लाल चाय देता है। हाँ। तो ये लाल चाय, लेमन टी और ग्रीन टी का इतना उबाल है, वो तो उसका चाय को, उसका भी हमारा कुछ नहीं है। एक और चीज़ सर, सीधे जो जैसे टूथपेस्ट की बात करें, कौन सा यूज करते हैं जिससे इतनी विकास की जो खुशबू है आपके मुंह से निकले? देखिए टूथपेस्ट तो आदमी को कभी भी एक करना नहीं चाहिए, मैं डॉक्टर से पूछिएगा तो बताएगा। कभी भी किसी चीज़ की आदत नहीं होनी चाहिए, कोई भी खाना डेली नहीं खाना चाहिए, बदल बदल के खाना चाहिए। सब्जी भी कोई डेली नहीं खाना चाहिए, इसीलिए टूथपेस्ट भी नहीं करना चाहिए। मतलब टूथपेस्ट बदल के इसलिए करना चाहिए, उसके टूथपेस्ट का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, प्रचार की मैं बात भी नहीं। मैं पहले कोई भी टूथपेस्ट यूज़ नहीं करता था, हम लोग तो नीम और बबूल का दातुन करते थे। मेरे पिताजी कहा करते थे गांव में बुजुर्ग कि बबूल का दातुन करोगे तो दांत मजबूत होगा, और बात सही थी। जब से मैं टूथपेस्ट करने लगा, पटना गया, हाँ, दांत झड़ने लगा जय। तो इसीलिए आज भी अगर समय मिलता है तो मैं दातुन खरीद लेता हूँ, पटना में भी नीम की या बबूल की। और टूथपेस्ट कोई भी मिल गया थोड़ा बहुत ज़्यादा यूज़ करता नहीं मैं। एक आमतौर पर अवधारणा होती है कि विधायक हैं तो इतना बड़ा भौकाल बना करके चलते होंगे, ये करते होंगे, वो करते होंगे, बूट एकदम पहन के चलते होंगे। अब तो सब एकदम उम्मीदें पे आज तक विधायक बनने के बाद भी मैं चेयरमैन भी था, मैं एक गाड़ी के अलावा दूसरे गाड़ी से कभी क्षेत्र नहीं घूमा। और ये भी नहीं कि मैं आया तो 10 गाड़ियाँ लग गई, वो सब काम मैं नहीं करता। मैं बोलता हूँ सब अपना अपना काम करो, जनता से मुझे मिलना है, वहाँ एक करना है, कोई नारे लगाने की ज़रूरत नहीं है, और जनता को चाहिए। अब देखिएगा कि लोग, अब मुझे मजबूरी में दो तीन गाड़ियाँ ले जानी पड़ती है, क्योंकि कुछ लोगों को रखना है, कुछ सामान रखना है, कुछ प्रबंध भी करने हैं। अदरवाइज़ मैं अकेला ही घूमता हूँ। अब मुझे नहीं चाहिए कि बाहर से लोग जाएं। मैं जिस गांव में जाता हूं, आप चलिएगा, इतना प्यार लोग देते हैं कि पहले अगर खबर कर दें तो पूरा गांव बाहर आ जाता है। मैं वो खबर भी नहीं करता हूं, मैं अचानक गांव में जाता हूं, मेरा पहले का स्टाइल है। मैं ये सब तामझाम में रहता नहीं, आपको दिख गया होगा। जी बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। ये कह रहे थे जैसे बिजली का तार दिख रहा है हर जगह, तो बिजली तो आई हुई है। बिजली जब देखो यार, बिजली तार देना और रोड देना ये भी इनके जहन में नहीं था। ये तो हमारे महान अटल जी थे, चाहे उसकी जितनी भी गुण गाओ कम है। गांव में सड़कें बनेगी अटल जी ने तय किया, किसी ने सोचा था क्या? गांव में बिजली जाएगी अटल जी ने तय किया। पूछो इन लोगों से, हम तो समझते ही नहीं थे कि हमारे गांव में रोड जाएगा। हम तो कीचड़ में 5 किलोमीटर पैदल आते थे। बिजली की बात तो सोच लो, हम जानते ही नहीं थे बिजली क्या होती है। कीचड़ में रख के कमल खिलाते रहे। अटल जी ने दिया, आज भी ये पूरा नहीं करें। और बिजली का पोल लगाना लेबर का काम है कि दिमाग का काम है? रोड बनाना लेबर का, ट्रक का या मिट्टी का, गिट्टी का काम है कि दिमाग का काम है? जो काम करना चाहिए वहाँ तो ये फेल है। पूरी दुनिया एजुकेशन में कहाँ से कहाँ पहुँच गई, घर बैठे। हाँ, पूरी दुनिया लाइव देख सकते हैं, एजुकेशन पढ़ सकता है बच्चा। और ये क्या किए हैं, ये स्कूल के बिल्डिंग बनाते हैं, हर टीचर को, हर मास्टर को ठेकेदार बना दिया। ये हर सिस्टम को तोड़ दिया। और जब सिस्टम टूट जाता है ना, तो बड़ा ही रिपेयर करने में टाइम लगता है। तो जो सिस्टम बनाया था हमारे संविधान में, इन लोगों ने सिस्टम को धराशायी कर दिया। और जब सब बिजली तो कटती हो गई,
ये छोटी छोटी बातें यार, बिजली कटे आए। हमारा सवाल कुछ अलग है सर। बोलिए। सवाल ये है, जब बिजली कटती है, इलेक्शन में बिजली नहीं कटती है। नहीं कटेगी, यही है ना जी। जी, इलेक्शन में नहीं कटती। जब बिजली कटती है सर, लालटेन जलाते हैं या फिर चिराग? आज तो अब तो लालटेन रखना लोग बंद कर दिया, आपको मालूम है। और पूछ लीजिए इनके घरों में जब बिजली चलती है ना, तो ये भी अटल जी की देन है। हाँ, ये लोग क्या करते हैं, ऐसे आपको लाइट जला देते हैं। देखो मैंने देखा है, मेरे पास खुद ही नहीं है, मैं अब सच आपको बता रहा हूँ, मेरे गाड़ी में भी टॉर्च नहीं होगा। हाँ, तो इसीलिए ये बात छोड़ दो, ये भी अटल जी की देन है। वो व्यक्ति जो दे गया ना साइंस में, जोशी जी को साइंस टेक्नोलॉजी मंत्री बनाए थे, जो दे गए उसको देश फॉलो कर ले तो ये सुपर पावर बन जाएगा। इस बार चिराग और जलाने उसी के रास्ते पर देखिए मोदी जी चल रहे हैं। हाँ, जहाँ तक चिराग की बात में होता है तो नया है, पार्लियामेंट भी अच्छे बोलते हैं, नई सोच है। और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया तो ये यंग लोगों में क्लिक करता है कि ये भाई कुछ करने के लिए बोला है। क्यों यहाँ के लोग मजदूरी करने बाहर जाए, हम क्यों नहीं यहाँ कर सकते हैं हब, ये हब बन सकता है। तो वही तो हम बोले ना कि जब पालकी ही ढोनी है तो नीतीश की क्यों ढोएं। मैं तो चाहता हूँ, और होगा भी यही, मैं आपको बता दूँ, पॉलिटिकल अगर बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ, होगा यही। सरकार तो भाजपा लोजपा की ही बनेगी और तभी बिहार का विकास होगा, बनावटी चीज़ें नहीं होगी, ये ढकोसलाबाजी नहीं होगा। और आप देख लीजिएगा, नीतीश कुमार तो लोजपा से भी छोटी पार्टी होंगे। ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए कहीं लोजपा ही एक नंबर की पार्टी हो जाए। इतना जनता में गुस्सा है, नीतीश के चलते भी है और उसके चलते हमारा जो डिप्टी है उसके चलते वो भाजपा को सत्यानाश कर रहे हैं। आप कहीं घूम करके देख लीजिए, किसी भी भाजपा के सीट पे एलजेपी का कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो। लेकिन हर जेडीयू के कैंडिडेट पे एलजेपी का कैंडिडेट लड़ रहा है। अगर ये सीट भाजपा का होता तो मैं नहीं लड़ता। ये सब रिएक्शन में हुआ है। अगर राजेंद्र सिंह जी की सीट होती भाजपा की तो वो नहीं लड़ते। 5 साल वो व्यक्ति काम किया, 2600 से हार गया था। वैसे लोगों को टिकट काट देते हो जो संगठन मंत्री रहा, वैसे लोगों को काट दे दूसरे प्रदेशों का प्रभारी है। तो आपकी क्या है इमेज? आज तक तो 15 साल में आपने, ये 25-30 साल में आप नेता नहीं बन पाए। एक गांव में 10 वोट सुशील मोदी नहीं दिला सकते। हाँ, आज पार्टी के कदावर नेता बने, खाली हेलीकॉप्टर घुमाते रहते हैं। हाँ, और उनका एक ही काम है व्यक्तिगत हमले करना। अरे करके दिखाओ ना। जब आप पर तो व्यक्तिगत हमले होते हैं, कौन कौन घोटाला था ना इनका, कौन है भागलपुर में, कौन है सबसे बड़ा घोटाला? सृजन घोटाला। उस घोटाला का जानते हैं आप? एक लाइन में मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है कि सरकार का पैसा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दे दिया सूद पर चलाने के लिए, कॉफर से निकाल करके। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। क्यों नहीं जांच करा रहे हैं? क्यों दबा के रखा है फाइल? तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ, कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। क्या तो कहीं ना कहीं अभी हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया जी मौजूद थे। पता नहीं किस ब्रांड का टूथपेस्ट यूज करते हैं जो विकास की खुशबू इनके मुंह से निकलती है, और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि चिराग जो है इस बार जलाने की ज़रूरत है और इस क्षेत्र से जो है सासाराम क्षेत्र से चिराग ही जलेगा। तो कहीं ना कहीं अभी हमारे साथ विधायक जी मौजूद थे, और एक जो परसेप्शन होता है लोगों का, किस तरह से विधायक जी होंगे, रॉब में चलते होंगे, ये बूट होगा, रोलेक्स का वॉच होगा, जिस तरह से आप देख रहे होंगे, कोई बातें नहीं है, सिंपल से साधारण से। और सीधे तो ये भी कह रहे हैं कि पेस्ट नहीं, हम तो दातमन यूज करने वाले लोग हैं, लेमन टी पीने वाले लोग हैं, हर्बल नेचुरल रहने वाले गांव के लोग हैं। कीचड़ में रह करके इन्होंने कमल को खिलाया था, मोदी जी को घर घर पहुंचाया था। आज जो है सासाराम के घर घर में इनकी आवाज़ जो है, इनकी तूती बोलने लगी है। खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी है। बिना मिलावट की खबर के लिए लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।